नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र कुमार और मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। दोस्तों, प्रतिदिन की क्लासों के हिसाब से जो इवनिंग सेशन में अपन ने एमसी क्यूज क्लास चला रखी है, उसी के अकॉर्डिंग आज जो अपनी सीरीज़ रहने वाली है वो रहेगी दोस्तों यहाँ पे सीरीज़ नंबर 9। और दोस्तों, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आर के फिजिकल एजुकेशन क्लासेस को आप सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण क्लासों का नोटिफिकेशन भी आपको प्राप्त होता रहे। दोस्तों, आज की प्रश्नोत्तरी में अपन यहाँ पे 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे देखने वाले हैं। तो कितने प्रश्नों का आप सही जवाब दे पाते हैं वो आपके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहेगा। स्कोर भी आप कमेंट बॉक्स में शेयर करते रहे। और दोस्तों, यहाँ पे जो मंडे की बजाय अब यहाँ से दोस्तों कल के बजाय मंगलवार से यहाँ पे ध्यान रखना है, अपनी क्लास यहाँ पे स्टार्ट होगी थ्योरी की, और वो अपन ने यहाँ पे क्लास लगा भी दी है। आपने चैनल पर जाकर देख सकते हैं। अपन ने यहाँ पे मंगलवार के लिए क्लास लगा दी है सुबह 9 बजे के लिए, और वो अपनी क्लास होने वाली है मंगलवार को सुबह 9 बजे थ्योरी की। वो रहेगी दोस्तों यहाँ पे किन्सोलॉजी और बायोमैकेनिक्स से संबंधित, तो वो आप जरूर लेना ना भूले। तो यहाँ पे स्टार्ट किया है अपन ने, यहाँ पे थ्योरी की क्लासेस भी मंगलवार से स्टार्ट होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम खराब किए आज की प्रश्नोत्तरी में देखते हैं अपन। पहला और इम्पोर्टेंट प्रश्न रहेगा दोस्तों, वो रहेगा यहाँ पे प्रश्न नंबर 1। देखिए दोस्तों, यहाँ पे व्यक्तिगत विभिन्नताओं के कौन से कारण नहीं है। दोस्तों, यहाँ पे व्यक्तिगत विभिन्नताओं में कौन से कारण नहीं है ये अपने को यहाँ पे बताना है। दोस्तों, यहाँ पे मिक्सअप क्वेश्चन अपन ने प्रश्नोत्तरी पे मिक्स क्वेश्चन अपन सेलेक्ट करते हैं, ताकि वो एक पेपर के अकॉर्डिंग ही अपना पैटर्न बना रहे। अपन किसी स्पेशल टॉपिक से यहाँ पे प्रश्न अभी नहीं लाएंगे, वो बाद में स्पेशल टॉपिक से रिलेटेड प्रश्न यहाँ पे लाएंगे। तो अभी जो मिक्सअप क्वेश्चन चल रहे हैं वो ही आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे दोस्तों। यहाँ पे प्रत्येक प्रश्न में तो व्यक्तिगत विभिन्नताओं के कौन से कारण नहीं है, तो वो इसका सही आंसर रहने वाला है, वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे रुचि। ये व्यक्तिगत विभिन्नताओं के कारण नहीं है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 देखिए दोस्तों, नैतिक एवं सदाचार की शिक्षा का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। दोस्तों, यहाँ पे नैतिक एवं सदाचार की जो शिक्षा है, इसका सर्वाधिक प्रभाव किस पर पड़ता है, कौन सी अवस्था में पड़ेगा, ये अपने को यहाँ पे बताना है। तो किशोरावस्था, बाल्यावस्था, नवजात अवस्था या फिर शैशवावस्था। तो दोस्तों, यहाँ पे नैतिक और सदाचार की जो शिक्षा का सर्वाधिक प्रभाव है वो बाल्यावस्था में पड़ता है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर 2 और से आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे बाल्यावस्था, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी आप जरूर कर ले। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 रहेगा दोस्तों यहाँ पे शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल किसने कहा है। दोस्तों, यहाँ पे शैशवावस्था है, इसको सीखने का आदर्श काल किसने कहा है, ये अपने को यहाँ पे बताना है। इस साइकोलॉजी से रिलेटेड प्रश्न रहेगा दोस्तों। और दोस्तों, यहाँ पे आप चैनल को वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक भी आप करें। यहाँ पे लाइक की संख्या बहुत कम रहती है दोस्तों, ये बार बार बोलना पड़ता है तो आप लाइक की संख्या और शेयर करने में आप कभी भी कंजूसी ना करें। प्रश्न नंबर 3 सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल है वो वैलेंटाइन ने कहा है। सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वैलेंटाइन, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 4 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 4 रहेगा, प्रश्न नंबर 4 देखिए दोस्तों यहाँ पे जीवन के प्रथम 2 वर्षों में बालक अपने भविष्य की आधारशिला रखता है। जीवन के प्रथम 2 वर्षों में बालक अपने भविष्य की आधारशिला रखता है, ये कथन है जो किसने कहा है, ये अपने को यहाँ पे बताना है। किलपैट्रिक, फ्राइड, रूसो या फिर एडलर। जीवन के प्रथम 2 वर्षों में बालक अपने भविष्य की आधारशिला रखता है। प्रश्न नंबर 4 सही आंसर रहेगा दोस्तों, ये कहने वाला है एडलर है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। एडलर ने कहा है कि जीवन के प्रथम 2 वर्षों में बालक भविष्य की आधारशिला रखता है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 5 रहेगा दोस्तों। प्रश्न नंबर 5 देखिए दोस्तों यहाँ पे किस अवस्था में मानसिक विकास बहुत तीव्र गति से होता है। दोस्तों, यहाँ पे कौन सी अवस्था है जिसमें मानसिक विकास है वो बहुत तीव्र गति से होता है, ये अपने को यहाँ पे बताना है। कौन सी अवस्था रहेगी दोस्तों जिसमें मानसिक विकास है वो तीव्र गति से होता है। शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 5 सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो रहने वाला है बाल्यावस्था में है। जो बाल्यावस्था के अंदर यहाँ पे जो मानसिक विकास है वो सबसे ज़्यादा डेवलप होता है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 6 रहेगा दोस्तों। प्रश्न नंबर 6 देखिए दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर 6 रहेगा दोस्तों यहाँ पे मनुष्य को जो कुछ बनना होता है वह प्रारंभ की 4-5 वर्षों में ही बन जाता है, ये परिभाषा किसने दी है। दोस्तों, मनुष्य को जो कुछ भी बनना होता है वो प्रारंभ के 4-5 वर्षों में ही बन जाता है, ये परिभाषा किसने दी है। वाटसन, एडलर, रूसो या फ्राइड। प्रश्न नंबर 6 रहेगा दोस्तों और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों जो मनुष्य
जो कुछ भी बनना होता है वो 4-5 वर्षों में ही बन जाता है। ये परिभाषा दी है दोस्तों यहाँ पे एडलर ने, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। सही आंसर रहेगा दोस्तों प्रश्न नंबर 6 का एडलर। नेक्स्ट और अगला प्रश्न देखिए दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 5 रहेगा मिथ्या परिपक्वता का काल कौन सा होता है। दोस्तों यहाँ पे मिथ्या परिपक्वता का काल है वो कौन सा होता है, ये अपने को यहाँ पे बताना है। किशोरावस्था, शेषावस्था, बाल्यावस्था या प्रौढ़ावस्था, इनमें से कौन सा काल है जो मिथ्या परिपक्वता का काल होता है। प्रश्न नंबर 7 इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक भी आप करते रहिए। प्रश्न नंबर 7 सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे मिथ्या और परिपक्वता का काल है वो बाल्यावस्था का काल होता है। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे बाल्यावस्था, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 8 देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 8 रहेगा अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे। बाल्यावस्था को प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण की अवस्था किसने कहा है। दोस्तों जो बाल्यावस्था है इसको प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण की अवस्था है वो किसने कहा है, ये अपने को यहाँ पे बताना है। फ्राइड, किलपैट्रिक, रूसो या फिर बीने। दोस्तों यहाँ पे बाल्यावस्था को प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण की अवस्था किसने कहा है। प्रश्न नंबर 8 सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो रहने वाला है किलपैट्रिक। सही आंसर रहेगा दोस्तों प्रश्न नंबर 8 का, किलपैट्रिक ने बाल्यावस्था को प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण की अवस्था कहा है। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 देखिए दोस्तों यहाँ पे मिक्सअप पे जो क्वेश्चन यहाँ पे सिलेक्ट किए गए हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे दोस्तों। यहाँ पे हड्डी टूटने पर शीघ्र प्राथमिक उपचार क्या करना चाहिए। दोस्तों अगर हड्डी टूटती है तो उसमें शीघ्र ही अपने को यहाँ पे प्राथमिक उपचार के लिए क्या करना चाहिए, ये अपने को यहाँ पे बताना है। बर्फ़ से मालिश करनी चाहिए, डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए, चोट वाले भाग की हलचल रोकना चाहिए या फिर उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 9 और सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहने वाला है अगर हड्डी टूटती है तो शीघ्र अपने को प्राथमिक उपचार के लिए चोटग्रस्त भाग की हलचल को यहाँ पे रोक देना चाहिए। यानी मूवमेंट की यहाँ पे जिस जगह चोट लगी है उसकी उस जगह के मूवमेंट को अपने को यहाँ पे रोक देना चाहिए। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न देखिए दोस्तों वो रहने वाला प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 देखिए दोस्तों, भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना कब हुई। दोस्तों यहाँ पे भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी है इसकी स्थापना कब हुई है, ये अपने को यहाँ पे बताना है। 1992, 1925, 1920 या फिर 1896, इनमें से कौन सा रहेगा दोस्तों। भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना कब हुई है, ये अपने को यहाँ पे बताना है। इसी के साथ में दोस्तों यहाँ पे विश्व में रेड क्रॉस सोसाइटी का लगभग स्थापना 1863 के लगभग हुई है, लेकिन भारत में पूछी गई है वो अपने को यहाँ पे बताना है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर 10 सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 1920 यानी 1920 में भारत में रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना हुई है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 11 देखें दोस्तों। प्रश्न नंबर 11 रहेगा दोस्तों अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे। प्रश्न नंबर 11 रहेगा अंगुली की चोट पर प्राथमिक उपचार हेतु तो लगाई जाने वाली पट्टी कौन से प्रकार की होती है। दोस्तों यहाँ पे अंगुली पे जो चोट लग जाती है तो प्राथमिक उपचार में यानी फर्स्ट एड के लिए जो लगाई जाने वाली पट्टी होती है वो पट्टी कौन से प्रकार की होती है, ये अपने को यहाँ पे बताना है। तो तिकोनी, रोलर, क्रेप पट्टी या फिर दी निकेट पट्टी, इनमें से कौन सी पट्टी होती है, ये अपने को यहाँ पे बताना है। इसी संबंधी दोस्तों थर्ड ग्रेड 2022 में प्रश्न पूछा गया था कि चोट जो पट्टी बांधते उसमें गांठ का प्रकार कौन सा होता है, ये अपने को यहाँ पे बताना है। जो गांठ होती है गांठ का प्रकार कौन सा है वो पूछा गया था। तो इस प्रकार अपने को यहाँ पे प्रश्नों को सिलेक्ट करते हुए चला है। प्रश्न नंबर 11 सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे अंगुली की चोट पर जो पट्टी बांधी जाती है प्राथमिक उपचार के लिए वो यहाँ पे रोलर पट्टी की श्रेणी में आती है, यानी घुमावदार पट्टी की श्रेणी में आती है। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। जो अंगुलियाँ होती है दोस्तों उन अंगुलियों को रोलर के यानी घुमावदार पट्टी होती है जो घुमा के बांधा जाता है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न देखें दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर 12, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक भी आप जरूर करते रहिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 12 रहेगा यहाँ पे ऑक्सीजन कर्ज के दौरान लैक्टिक अम्ल को कहाँ से हटाया जाता है। दोस्तों यहाँ पे ऑक्सीजन कर्ज यानी ऑक्सीजन डेप्थ के नाम से जानते हैं, उसमें जो लैक्टिक अम्ल होता है दुग्धाम्ल इसे बोलते हैं, वो कहाँ से हटाया जाता है, ये अपने को यहाँ पे बताना है। हृदय से, फेफड़ों से, यकृत से या फिर पेशी से। इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा दोस्तों यहाँ पे ऑक्सीजन कर्ज के दौरान लैक्टिक अम्ल कब जमता है दोस्तों। तो लैक्टिक अम्ल जमने पर थकान की स्थिति आ जाती है यानी फटीग बन जाती है शरीर में। तो इसको हटाने के लिए कौन सी जगह ऑक्सीजन को पहुंचाया जाता है जिसके कारण लैक्टिक अम्ल की स्थिति यहाँ से हट जाती है और ऑक्सीजन की सप्लाई होने से वहाँ पे थकान की स्थिति दूर हो जाती है। तो ये कहाँ से हटाया जाता है, ये अपने को यहाँ पे पूछा गया।
प्रश्न नंबर यहाँ पे रहने वाला है 12 और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे पेशी से लैक्टिक अम्ल को हटाया जाता है, ऑक्सीजन की एक्स्ट्रा सप्लाई हो जाती है जब पेशी के अंदर, तो लैक्टिक अम्ल हट जाता है और जो थकान की स्थिति होती है वो उससे वो आराम मिल जाता है। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न देंगे दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर 13 रहेगा। प्रश्न नंबर 30 देंगे दोस्तों, द्वितीयक वायु का लक्षण कौन सा नहीं है। दोस्तों यहाँ पे सेकेंड विंड जिसे अपन द्वितीयक वायु कहते हैं उसका लक्षण कौन सा नहीं है। दोस्तों सेकंड विंड कब आती है, जब आदमी थकान की स्थिति में आ जाता है तो वो सेकंड विंड आ जाती है और उस समय कौन कौन से लक्षण होते हैं वो अपने को यहाँ पे बताना है। उनमें से कौन सा नहीं है वो अपने को यहाँ पे बताना है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर 13, मांसपेशियों में दर्द, सीने में दर्द, श्वसन का नियमित चलना या लैक्टिक अम्ल का जमना, इनमें से कौन सा नहीं है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है दोस्तों, द्वितीयक वायु यानी जब थकान की स्थिति आ जाती है दौड़ते दौड़ते वक्त, तो उसमें मांसपेशियों में दर्द होता है, सीने में दर्द होता है, लैक्टिक अम्ल जम जाता है। तो उनमें से जो कौन सा नहीं है, तो नियमित श्वसन नहीं चलती है, श्वसन में दिक्कत आती है, कठिनाई हो जाती है, ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 14 रहेगा दोस्तों। प्रश्न नंबर 14, ऑक्सीजन कर्ज का निर्धारण किस यंत्र के द्वारा किया जाता है। दोस्तों यहाँ पे ऑक्सीजन कर्ज जो ऑक्सीजन डेप्थ है उसका जो निर्धारण है वो किस यंत्र के द्वारा किया जाता है, यंत्र पूछा गया है। अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है कि कौन से यंत्र के द्वारा ऑक्सीजन का निर्धारण किया जाता है कि शरीर में अतिरिक्त ऑक्सीजन की मांग है, वो किस यंत्र के द्वारा अपन यहाँ पे चेक कर सकते हैं, ये अपने को यहाँ पे बताना है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर 14 सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे बाईसाइकिल अर्गोमीटर के द्वारा अपन ऑक्सीजन डेप्थ या कर्ज का अनुमान लगा सकते हैं बॉडी के अंदर। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। स्पायरोमीटर, इसके द्वारा श्वसन जो फेफड़ों की श्वसन है उसका मापन किया जाता है। स्पेग्नोमेनोमीटर के द्वारा बीपी का मापन किया जाता है। पेडोग्राफ के द्वारा होता है दोस्तों, वो पैरों की फ्लैट फुट और इनका मापन किया जाता है। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 15 देगा दोस्तों। प्रश्न नंबर 15 रहेगा अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 15 देगा दोस्तों यहाँ पे किसी गतिविधि में यानी किस गतिविधि के प्रारंभ होते ही शरीर में बेचैनी होना किसके कारण होता है। यानी कोई भी गतिविधि अगर अपन प्रारंभ कर देते हैं और प्रारंभ करते ही शरीर में बेचैनी सी आ जाती है तो ये किसके कारण होता है, ये अपने को यहाँ पे बताना है। तो ऑक्सीजन कर्ज के कारण, मायोग्लोबिन, सेकेंडरी विंड या फिर क्षतिपूर्ति। दोस्तों अपन मान लो 400 मीटर की रनिंग स्टार्ट कर रहे हैं और यहाँ पे 50 मीटर जाते ही अपने को शरीर में बेचैनी होती है कि अपन दौड़ नहीं करेंगे या फिर पसीना आ जाता है, श्वसन में दिक्कत आ जाती है। तो ये परेशानी होती है वो किसके कारण होती है, ये अपने को यहाँ पे बताना है। तो प्रश्न नंबर 15 सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे सेकंड विंड के कारण या द्वितीय वायु के कारण ये स्थिति होती है और ये कुछ टाइम के लिए होती है, लेकिन अगर खिलाड़ी इसको बरकरार रखता है तो थोड़ी देर के बाद में वो आसानी से अपना कार्य कर लेता है और उसे रिलैक्स फील होता है। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 16, और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक भी करते रहे दोस्तों। प्रश्न नंबर 16 रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो देखिए, स्वाभाविक व्यवहार में होने वाले प्रगतिशील परिवर्तन या परिमार्जन को ही अधिगम कहते हैं। ये परिभाषा किसने दी है दोस्तों, ये अपने को यहाँ पे बताना है। दोस्तों प्रश्न नंबर 16 रहेगा वो दोबारा से देखिए एक बार, स्वाभाविक व्यवहार में होने वाले प्रगतिशील परिवर्तन या परिमार्जन को ही अधिगम कहते हैं। ये परिभाषा किसने दी है, ये अपने को यहाँ पे बताना है। वुडवर्थ, गिलफोर्ड, E.R. हिलगार्ड या कार्लसन। प्रश्न नंबर यहाँ पे रहने वाला है 16, सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा E.R. हिलगार्ड के द्वारा ये परिभाषा दी गई है कि व्यक्ति स्वाभाविक व्यवहार में होने वाला जो प्रगतिशील परिवर्तन है या परिमार्जन है वो अधिगम कहलाता है। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 17 देखें दोस्तों। प्रश्न नंबर 17 रहेगा अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों पे, एक परिस्थिति में सीखा हुआ काम दूसरी परिस्थिति में किया जा सकता है, ये कथन कौन से सीखने के नियम पर आधारित है। दोस्तों पे एक परिस्थिति में सीखा हुआ काम अगर दूसरी परिस्थिति में भी किया जा सकता है तो ये कौन से कथन सीखने के कौन से नियम पर आधारित है, ये अपने को यहाँ पे बताना है। प्रभाव का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, संबंधित परिवर्तन का नियम, तत्परता का नियम। चलिए दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर 17 सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे संबंधित परिवर्तन का नियम है, ये इसका सही आंसर रहने वाला है। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट
इसी के साथ में दोस्तों यहाँ पे एक परिस्थिति में सीखा हुआ काम दूसरी परिस्थिति में किया जा सकता है, उसे अपन धनात्मक शिक्षण भी कहते हैं, धनात्मक अधिगम भी कहते हैं। ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से उपयोग और अनुप्रयोग किसके अंग है। दोस्तों यहाँ पे उपयोग और अनुप्रयोग, उपयोग अनुप्रयोग किसके अंग है, ये अपने को यहाँ पे बताना है। तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम, उपरोक्त सभी। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर 18 और सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहने वाला है इसका अभ्यास के नियम के उपनियम है। उपयोग और अनुपयोग के नियम को अपन अभ्यास के नियम के नाम से भी जानते हैं। ये दो इसके उपनियम है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 देखें दोस्तों, प्रश्न नंबर 19 रहेगा, सीखने में पठार की स्थिति कौन सी होती है। दोस्तों हमें सीखने में जो पठार की स्थिति आती है वो कौन सी होती है, ये अपने को यहाँ पे बताना है। सीखने में कमी, वृद्धि, स्थिरता या इनमें से कोई नहीं। यानी सीखने में पठार की प्लेटू की स्थिति आ जाती है वो कौन सी होती है, ये अपने को यहाँ पे बताना है। जिन्हें पहले सीखते हैं उसमें गति होती है, फिर वो कुछ समय के लिए रुक जाती है, फिर वो डाउन पोजीशन में आ जाती है। तो ये जो बनता है इसे अपन पठार की स्थिति के नाम से जानते हैं। तो कौन सी होती है, सीखने में कमी, वृद्धि, स्थिरता या उपरोक्त में से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 19 सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे। यानी सीखने में स्थिरता आ जाती है, यानी न तो उसमें कमी होती है न उसमें वृद्धि, यानी न तो वृद्धि या न कमी होती है। और जो स्थिरता आ जाती है उसे अपन पठार के नाम से जानते हैं दोस्तों। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 20 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 20, SR बॉन्ड सिद्धांत से कौन संबंधित है। दोस्तों यहाँ पे SR बॉन्ड जो सिद्धांत है कौन इससे संबंधित है या कौन इस SR बॉन्ड को देने वाला वैज्ञानिक रहेगा, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। SR बॉन्ड सिद्धांत है, ये अपने को यहाँ पे बताना है। स्किनर, थॉर्नडाइक, हल या गेस्टाल्ट। तो प्रश्न नंबर 20 सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे SR बॉन्ड सिद्धांत से संबंधित यहाँ पे थॉर्नडाइक रहेगा, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे थॉर्नडाइक। SR बॉन्ड यानी स्टिमुलेटिंग रिएक्शन बॉन्ड होता है, यानी अनुक्रिया, उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत, उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत SR बॉन्ड के नाम से जाना जाता है। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21 देखिए दोस्तों, नकारात्मक त्वरित अधिगम वक्र को इनमें से क्या कहा जाता है। दोस्तों यहाँ पे नकारात्मक त्वरित अधिगम वक्र है, इसको इनमें से क्या कहा जाता है, ये अपने को यहाँ पे बताना है। अवतल वक्र, उत्तल वक्र, अवतल उत्तल वक्र या उत्तल अवतल वक्र, इनमें से कौन सा रहेगा दोस्तों। नकारात्मक त्वरित अधिगम वक्र को इनमें से क्या कहा जाता है। प्रश्न नंबर 21 और सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा यहाँ पे उत्तल वक्र कहा जाता है। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 22। प्रश्न नंबर 22 देखिए दोस्तों, यहाँ पे पर्सोना शब्द कौन सी भाषा से लिया गया है। दोस्तों यहाँ पे पर्सोना शब्द है वो कौन सी भाषा से लिया गया है, ये अपने को यहाँ पे बताना है। लैटिन, जर्मन, फ्रेंच या यूनानी भाषा। प्रश्न नंबर 2 और सही आंसर रहेगा दोस्तों। जो पर्सोना है इसे अपन मुखौटा के नाम से जानते हैं, मुखौटा के नाम से जानते हैं। तो जो ये पर्सोना है वो कौन सी भाषा से लिया गया, सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे लैटिन भाषा से लिया गया है। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 23। प्रश्न नंबर 23 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 23 रहेगा, व्यक्तित्व का नव फ्राइड सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है। जो दोस्तों यहाँ पे व्यक्तित्व का नव फ्राइड सिद्धांत है वो किसने प्रतिपादित किया है, ये अपने को यहाँ पे बताना है। फ्राइड, शेल्डन, इरिक फ्रॉम, लिटन। दोस्तों यहाँ पे व्यक्तित्व का नव फ्राइड सिद्धांत पूछा गया है, ये अपने को यहाँ पे बताना है। प्रश्न नंबर 23 सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो रहने वाला है। इरिक फ्रॉम के द्वारा यहाँ पे नव फ्राइडवाद का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 24। प्रश्न नंबर 24 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 24 रहेगा, व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपण विधियाँ मुख्य रूप से किसका अध्ययन करती है। दोस्तों यहाँ पे व्यक्तित्व मापन की कौन सी विधियाँ, प्रक्षेपण विधियाँ, यह मुख्य रूप से किसका अध्ययन करती है, ये अपने को यहाँ पे बताना है। दोस्तों व्यक्तित्व मापन की 2 प्रकार की विधियाँ होती है, एक प्रक्षेपी दूसरी अप्रक्षेपी होती है। ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। तो प्रक्षेपी विधिया है वो किसका मापन करती है, ये पूछा गया है। चेतन, अचेतन, अर्धचेतन या उपरोक्त सभी।
प्रश्न नंबर 24 सही आंसर रहेगा दोस्तों, वो रहने वाला है अचेतन मन का अध्ययन करती है वो व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी विधियों के द्वारा किया जाता है। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 25 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 25 रहेगा दोस्तों यहाँ पे बुद्धि से तात्पर्य पूर्व अनुभव का लाभ उठाने की योग्यता है, परिभाषा किसने दी? दोस्तों यहाँ पे बुद्धि से तात्पर्य पूर्व अनुभव के द्वारा लाभ उठाने की योग्यता है, ये परिभाषा है वो किसने दी है, ये हम लोग यहाँ पे बताना है। थॉर्नडाइक, किलपेट्रिक, गेट्स या फिर टर्मन? प्रश्न नंबर 25 और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे बुद्धि से तात्पर्य पूर्व अनुभव से लाभ उठाने की योग्यता है, ये थॉर्नडाइक के द्वारा दी गई है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर 25 का सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे थॉर्नडाइक। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 26। प्रश्न नंबर 26 देखिए दोस्तों। निम्न में से किसे बुद्धि का निरंकुशवादी सिद्धांत कहा जाता है? दोस्तों यहाँ पे निम्न में से बुद्धि का किसे निरंकुशवादी सिद्धांत कहा जाता है, ये अपने को यहाँ पे बताना है। किसे निरंकुशवादी सिद्धांत कहेंगे? एक कारक सिद्धांत, द्विकारक, समूहकारक या बहुकारक, इनमें से कौन सा सिद्धांत है? प्रश्न नंबर 26 और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे निरंकुशवादी सिद्धांत है वो एक कारक सिद्धांत या एक खंड सिद्धांत को नाम से जानते हैं, जिसके देने वाला स्पेयरमैन है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। सॉरी, स्पेयरमैन नहीं है दोस्तों, यहाँ पे बिने एक कारक सिद्धांत है वो अल्फ्रेड बिने के द्वारा दिया गया था, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। तो एक कारक सिद्धांत को अपन यहाँ पे निरंकुशवादी सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 27 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 27 रहेगा, रोर्स या शाही धब्बा परीक्षण व्यक्तित्व परीक्षण का कौन सा प्रकार है? दोस्तों यहाँ पे रोर्स या शाही धब्बा परीक्षण है वो व्यक्तित्व परीक्षण का कौन सा प्रकार है, ये अपने को यहाँ पे बताना है। प्रक्षेपी, अप्रक्षेपी, व्यक्तिगत या उपरोक्त सभी? दोस्तों यहाँ पे IBT के नाम से जानते हैं, इन ब्लॉक टेस्ट के नाम से IBT, जिसे हरमन रोर्सा के द्वारा दिया गया था। तो ये रोर्सा शाही धब्बा परीक्षण है वो कौन सा प्रकार रहेगा व्यक्तित्व मापन का? तो चलिए दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर 27 सही आंसर रहेगा दोस्तों, वो रहने वाला है प्रक्षेपी परीक्षण होता है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। व्यक्तित्व मापन का प्रक्षेपी परीक्षण रहेगा दोस्तों। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 28। प्रश्न नंबर 28 देखिए दोस्तों। स्पेंसर द्वारा कौन सा व्यक्तित्व का वर्गीकरण नहीं दिया गया? दोस्तों यहाँ पे स्पेंसर है, हर्बर्ट स्पेंसर, इसी द्वारा व्यक्तित्व का कौन सा वर्गीकरण नहीं दिया गया, नहीं पूछा गया है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। दोस्तों यहाँ पे नहीं दिया गया है वो अपने को यहाँ पे बताना है। स्पेंसर का कौन सा व्यक्तित्व का वर्गीकरण है जो नहीं दिया गया? क्रिया प्रदान, समाज प्रदान, सौंदर्य या ज्ञान प्रदान? प्रश्न नंबर 28 सही आंसर रहेगा दोस्तों, वो रहने वाला है इसमें क्रिया प्रदान। ये व्यक्तित्व का वर्गीकरण स्पेंसर के द्वारा नहीं दिया गया। इसके साथ में तीनों वर्गीकरण और स्पेंसर ने 9 प्रकार के वर्गीकरण इसके द्वारा दिए गए हैं। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 29 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 29 रहेगा, आलपोर्ट के अनुसार व्यक्ति के गुणों का वर्गीकरण है। दोस्तों यहाँ आलपोर्ट के अनुसार व्यक्ति के गुणों का वर्गीकरण कौन सा है, ये अपने को यहाँ पे बताना है। तो प्राथमिक, केंद्रीय गुण या फिर गौण गुण, कोर्डिनल, केंद्रीय, सेकेंडरी, ये इनमें से कौन सा रहने वाला है, ये अपने को यहाँ पे बताना है। प्रश्न नंबर 29 सही आंसर रहेगा दोस्तों, वो रहने वाला है यहाँ पे कोर्डिनल गुण, केंद्रीय गुण और सेकेंडरी गुण। ये आलपोर्ट के द्वारा दिए गए व्यक्ति के गुणों का वर्गीकरण है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 30 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 30 रहेगा, किस अवस्था में संवेगों की अस्थिरता सर्वाधिक होती है? दोस्तों यहाँ पे किस अवस्था में संवेगों की अस्थिरता है वो सर्वाधिक होती है, ये अपने को यहाँ पे बताना है। कौन सी अवस्था रहेगी जिसमें संवेग सबसे ज़्यादा अस्थिर होते हैं? बाल्यावस्था, किशोरावस्था, शेषावस्था या प्रौढ़ावस्था? प्रश्न नंबर 30 सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे शेष अवस्था में संवेग सर्वाधिक अस्थिर होते हैं, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर 30 का सही आंसर रहेगा दोस्तों शेषव अवस्था। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 31। प्रश्न नंबर 31 देखिए दोस्तों यहाँ पे मानसिक तथा स्नायु संबंधी दबाव के अनुभव की स्थिति होती है। दोस्तों यहाँ पे मानसिक और स्नायु संबंधी दबाव की जो अनुभव की स्थिति होती है वो कौन सी होती है? प्रेम, कुंठा, रुचि या फिर तनाव?
इनमें से कौन सी स्थिति मानसिक और स्नायु से दबाव के संबंध के कारण होती है, ये अपने को यहाँ पे बताना है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 31 सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे तनाव की स्थिति होती है वो मानसिक और स्नायु के दबाव के अनुभव के कारण होती है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 32, प्रश्न नंबर 32 देखिए दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर 32 रहेगा स्वीडन में लिंगयार्ड खेलों का आयोजन किस वर्ष किया गया। दोस्तों यहाँ पे स्वीडन है उसमें लिंगयार्ड खेलों का आयोजन है वो किस वर्ष किया गया था, ये अपने को यहाँ पे बताना है दोस्तों। 2 लिंगयार्ड खेलों का आयोजन 2 बार हुआ है, जो पर हेनरिक लिंग की याद में हुआ है, ये अपने को यहाँ जी उसके पुत्र जालमर लिंग ने किया है, वो भी अपने ध्यान रखना है। तो किस वर्ष हुआ? 1939 में, 59, 52 या 28, इनमें से कौन सा आंसर रहेगा? प्रश्न नंबर 32 का सही आंसर रहेगा। तो 1939 में प्रथम लिंगयार्ड खेलों का आयोजन हुआ, इसके बाद द्वितीय लिंगयार्ड खेलों का आयोजन 1949 में हुआ था, ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 33 देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 33 रहेगा कवायद को जिम्नास्टिक में किसने सम्मिलित किया था। दोस्तों यहाँ पे कवायद है, इसको जिम्नास्टिक में किसने सम्मिलित किया था, ये पूछा गया है। गट्समथ, एडोल्फ स्पीच, लुडविग जॉन या फिर जालमर लिंग। प्रश्न नंबर यहाँ पे 33 सही आंसर रहेगा दोस्तों, वो रहने वाला है एडोल्फ स्पीच ने कवायद को जिम्नास्टिक में शामिल किया था, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। जो जर्मनी से संबंधित था, ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, वो रहने वाला है आज की प्रश्नोत्तरी का सेकंड लास्ट प्रश्न नंबर 34। प्रश्न नंबर 34 रहेगा दोस्तों यहाँ पे जिम्नास्टिक के विद्यालय ऑल रूप की स्थापना किसने की। दोस्तों यहाँ पे जिम्नास्टिक का विद्यालय है जिसका नाम है ऑल रूप, तो इसकी स्थापना वो किसने की है, ये अपने को यहाँ पे बताना है। फ्रेंच नेस्गोल, नील बक, लेविस या मैकलर। दोस्तों यहाँ पे अपन ने 50% आज की प्रश्नोत्तरी में सम्मिलित किए थे, लेकिन यहाँ पे 35 क्वेश्चन ही अपन अटेंड कर पाएंगे किसी कारणवश, तो उसके लिए भी मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो जिम्नास्टिक के विद्यालय ऑल रूप की स्थापना की थी, वो 34 का सही आंसर रहेगा दोस्तों, वो नील बक ने की थी, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे नील बक। और आज की प्रश्नोत्तरी का लास्ट प्रश्न देखिए दोस्तों, यहाँ पे प्रश्न नंबर 35 रहेगा। प्रश्न नंबर 35 देखिए दोस्तों, नील बक ने प्रीमेटिव जिम्नास्टिक का प्रदर्शन अमेरिका में किस वर्ष किया। दोस्तों यहाँ पे नील बक ने प्रीमेटिव जिम्नास्टिक का प्रदर्शन है वो अमेरिका के अंदर कब या किस वर्ष किया है, ये अपने को यहाँ पे बताना है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे प्रीमेटिव जिम्नास्टिक का जनक कौन है, तो वो नील बक है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। कहाँ की जाती तो अमेरिका में, और इसका प्रदर्शन है वो किस वर्ष किया गया था, ये अपने को यहाँ पे बताना है। प्रश्न नंबर 35 सही आंसर रहेगा दोस्तों, यहाँ पे वो रहने वाला है 1925 में नील बक ने प्रीमेटिव जिम्नास्टिक का आयोजन या प्रदर्शन अमेरिका में किया था। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे अपन ने 35 प्रश्नों का एनालिसिस किया है। कितने % आप सही कर पाए हैं वो अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। क्लास अच्छी लगी है तो दोस्तों क्लास को शेयर और लाइक ज़रूर करके जाए। और यहाँ पे मंगलवार से अपन जो क्लास थ्योरी की सुबह 9 बजे लगाने वाले हैं दोस्तों, वो 9 बजे अपनी पहली क्लास रहेगी किन्शोलॉजी और बायोमैकेनिक्स से संबंधित, तो वो आप थ्योरी की क्लास भी आप ज़रूर जुड़ जाए। और कंप्लीट कोर्स आप आरके फिजिकल एजुकेशन क्लासेस के माध्यम से आसानी से फ्री में कंप्लीट कोर्स यहाँ पे आप कवर कर सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों कल एक इंपॉर्टेंट प्रश्नोत्तरी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।